हमारे इस प्लान के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। चिंता मत करो दीदी, इस बार हमने अच्छा प्लान बनाया है, किसी को बताया भी नहीं है तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ, वरना हम हर बार कुछ भी प्लानिंग क्यों ना कर ले, सब पता चल ही जाता है। दोनों मिलकर कुछ प्लानिंग कर रही थी, तभी वहां उनकी काम वाली बाई आती है। अरे तुम यहाँ क्या करने आ गई? मैम साहब, मैं इधर क्या करने का आएगी, काम करने को। तो काम करने दो ना मेरे को। तो तुमको दिख नहीं रहा हम कुछ सीरियस बात कर रहे हैं? बाद में आ जाती तब तो कोई और काम खत्म कर लेती। अब उनके पास इतना टाइम ही नहीं है, बाकी काम मैं खत्म कर चुके लिए। अभी मेरे को इधर सफाई करके इसके बाद सबका खाना बनाने का है। तो अगर आप दोनों का हो गया है तो मैं अपना काम कर ले क्या? हाँ हाँ भाई कर ले, वैसे भी तू कहाँ मानने वाली है। धन्यवाद। कम्मा मस्त हेडफोन्स लगाकर अपना काम करती है। क्या हम इस बारे में बाद में बात करें? और दीदी कहीं इससे कुछ सुना तो नहीं होगा ना? अरे नहीं नहीं, इसका ध्यान कहाँ गया होगा। वैसे भी ये हमेशा हेडफोन्स लगाकर काम करती रहती है, किसी का कुछ सुनाई नहीं देता होगा इसे। मस्त गाने गुनगुनाते हुए काम करती है ना सारे। चल फिलहाल हम यहाँ से चलते हैं, सारा सामान भी खरीदना है। दोनों वहां से उठकर चली जाती है। पता नहीं दोनों काइच करती रहती है पूरा दिन, एक दूसरे के साथ बस बड़बड़ाती रहती है। देखो तो कितनी गंदगी है, घर की बहू होकर भी कभी कुछ करती नहीं है, आलसी कामचोर कहीं की। वहीं दूसरी तरफ बाजार में पायल और नेहा मुंह छुपाकर कुछ सामान खरीद रही थी। नेहा, सारा सामान खरीद लिया है ना? कुछ रह तो नहीं गया? नहीं दीदी, कुछ नहीं बचा, लिस्ट में जितना था सब हो गया है। चल फिर जल्दी से घर चलते हैं, इससे पहले यहाँ हम कोई देख ले और हमारा सारा प्लान खराब हो जाए। दोनों घर की तरफ जा रही थी। मोहल्ले में पहुंचने के बाद, अरे तुम दोनों कहाँ से आ रही हो? कुछ नहीं आंटी जी, वो बस बाजार गए थे सब्जी लाने। अरे बस बस, हमसे झूठ बोलने की जरूरत ना है, हमें सब पता है तुम कहाँ गई थी। कहाँ? हम सच ही तो कह रहे हैं, हम भला झूठ क्यों बोलेंगे? हाँ बिल्कुल, हम झूठ क्यों बोलेंगे। अरे बेटा रहने दे, हमें सब पता है। कल तेरी सास कमला का जन्मदिन है, तुम दोनों उसी की तैयारी कर रही थी ना, और आज बाजार में छुपकर सामान भी लेने गई थी। शांति की ये बात सुनकर दोनों के होश उड़ गए। लेकिन आपको ये बात कैसे पता? और हमने तो ये बात किसी को बताई भी नहीं थी। हमने बंद कमरे की 4 दीवारी में ये सब प्लानिंग की थी। हमसे कोई बात नहीं छुप सकती, हमें सब पता चल ही जाता है, इसलिए जरा ध्यान से सब करना चाहिए। कहते हैं ना, दीवारों के भी कान होते हैं। हाँ, बचपन में ये कहावत सुनी तो थी कि दीवारों के कान होते हैं। मान लिया कि अगर दीवारों ने हमारी बात सुनी थी तो आप तक ये बात पहुंची कैसे? हाँ, क्योंकि दीवारों के पास बताने के लिए मुंह थोड़ी ना होता है। खैर अभी तो ये बात सिर्फ हमें ही पता चली है, चिंता मत करो। दिमाग पर इतना जोर मत लगाओ कि हमें ये बात कैसे कहाँ से पता चली। फिलहाल किसी और को ये बात पता नहीं चलेगी। जाओ तुम अपना काम अच्छे से करो। इतना कहकर शांति और शीला वहां से चली जाती है। यार नेहा, कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? हमने तो इस बात को इतना सीक्रेटली किया था, लेकिन इन्हें पता कैसे चल गया? दीदी पता तो लगाना होगा, ऐसे सब कैसे हो सकता है? और मुझे तो लग रहा है कहीं मम्मी जी को ये सब पता चल ना गया हो, सारा सरप्राइज खराब हो जाएगा। हमने कितनी ज्यादा मेहनत की थी ये सब प्लान करने में। हाँ, पहले घर चलते हैं और बाकी सब बाद में सोचेंगे। दोनों घर वापस आ जाती है, जहाँ हॉल में रमेश और कमला बैठे थे। आ गई तुम दोनों महारानी? सुबह से कहाँ गायब थी? इंतजार कर करके मैं तो बिल्कुल सूख गई हूँ। सूखी हुई लग तो नहीं रही मम्मी जी आप। इतना फूला हुआ इंसान इतनी आसानी से कैसे सूख सकता है भला? है? क्या कहा? अब कुछ नहीं मम्मी जी। अच्छा, मैं कह रही थी, क्या आपको पता था हम कहाँ गए थे? अरे भला मुझे कैसे पता होगा तुम कहाँ गए थे? मुझे बताकर थोड़ी ना गए थे। जब मन आता है तब कहीं उड़कर गायब हो जाती हो। तुम्हें कुछ होश भी है घर का? हम तो बस सामान खरीदने गए थे। कैसा सामान खरीदने गए थे? लाओ मुझे भी दिखाओ जरा। नहीं, आप सामान नहीं देख सकती। अरे क्यों? इसमें ऐसा कौन सा खजाना छुपाया है तुम दोनों ने? कुछ नहीं मम्मी जी, रसोई का सामान है। हम बस अभी जल्दी से रसोई में जाते हैं और आपके लिए गर्मा गर्म चाय नाश्ता लेकर आते हैं।
हाँ बिल्कुल, बाकी बातें बाद में करेंगे। दोनों अफरा तफरी में रसोई की तरफ भाग जाती हैं। देखा आपने, इनका हमेशा बस ऐसे ही रहता है, बच्चों से भी ज्यादा चंचल है दोनों। तो अभी तो तुम्हारा और हम सबका घर में इतने अच्छे से मन लगा रहता है। हाँ, बात तो माननी पड़ेगी, बहू हमारी चुलबुली ही सही लेकिन है बड़ी अच्छी। हाँ, तो तुम हमेशा दोनों को इस तरह डांटती क्यों रहती हो? कभी तारीफ भी कर दिया करो भाई। नहीं, इतनी तारीफ नहीं करनी चाहिए वरना सर पर चढ़ जाएगी। तुम और तुम्हारे ख्याल, इन सब के बारे में तुम ही जानो। वहीं दूसरी तरफ किचन में दोनों की कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही थी। फिलहाल मम्मी जी को तो इस बारे में कुछ नहीं पता कि आज हम कहाँ गए थे, लेकिन उन दोनों आंटी को कैसे पता चला मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। जब ये खबर घर में नहीं फैली तो बाहर कैसे फैल सकती है? हाँ, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर असली चोर कौन है उसका पता हम लगा कर रहेंगे। अरे दीदी, आप अलग जोन में क्यों जा रही हो? हम चोर को पकड़ने कब से लग गए? ये सब तो पुलिस वालों का काम है, हमें तो बस उस धोखेबाज को पकड़ना है जिसने हमारा प्लान बाहर जाकर बताया है। चोर वोर पकड़ना हमारे बस की बात नहीं है। हे भगवान, तुम चुप करो। लेकिन फिलहाल मुझे किसी पर शक है, देखते हैं इसके पीछे वही है या कोई और। दिन गुजरते हैं और जिस दिन कमला का बर्थडे था। रिया, तुम आज मम्मी जी को बाहर ले जाना, शाम से पहले मम्मी जी घर वापस नहीं आनी चाहिए। हाँ, हमने उनके लिए बर्थडे सरप्राइज प्लान किया है। आई नो। रिया नेहा की बात को बीच में काटते हुए कहती है, तुम्हें कैसे पता? मुझे नहीं, मम्मी को भी पता और यहाँ तक के सारे मोहल्ले को पता है, इसलिए कोई बात नहीं भाभी, इतनी मेहनत मत कीजिए। हे भगवान, सत्यानाश हो उसका, जिसने सब पहले बता दिया, हमारी सारी मेहनत खराब कर दी। कोई बात नहीं भाभी, इतना परेशान मत होइए। रिया वहां से चली जाती है। तभी उनके कमरे में काम करने के लिए कम्मो आती है। अब दोनों कमरा खाली करो, चलो फटाफट। लेकिन क्यों? अरे मेरे को सफाई करने की है रे, अभी आप दोनों की चिक चिक सुनने का मूड नहीं है, चलिए जाइए इधर से। हाँ भाई ठीक है, जाते जाते। दोनों कमरे के बाहर जाकर छुपकर कम्मो को देखने लगती हैं। दीदी, अब तो मैं भी समझ गई हूँ, हो ना हो ये सारा काम कम्मो रानी का है। बिल्कुल सही कहा तुमने, वो तो आज उसका हमारी बातें सुनने का मूड नहीं था, इसलिए इसने हमें कमरे से बाहर निकाल दिया, वरना आज से पहले तो इसने कभी हमें कमरे से बाहर जाने को कभी नहीं कहा। हाँ, आज तो अलग ही एटीट्यूड में कहा, कमरे से बाहर चले जाइए, हमारी चिक चिक सुनने का मूड नहीं उसे। इसका मतलब बाकी दिन ये हमारी चिक चिक बड़े ध्यान से सुनती थी, इसीलिए ऐसा बोला होगा ना। हाँ भाई, अब हमें अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू करनी होगी और इस कम्मो के आगे जरा सावधान रहना होगा। अपना मिशन चालू करते हैं। कुछ दिन बाद सासू माँ गुस्से में घर के अंदर आती है। क्या बात है मम्मी जी, आप इतना गुस्सा क्यों है? अरे मैं जो हार नीलू सुनार के पास अपने लिए खरीदने वाली थी ना, पहले उस शांति ने खरीद लिया। उसे हमेशा मेरी होड़ करनी होती है, उसने जानबूझकर चिढ़ाने के लिए ऐसा किया है। अरे कोई बात नहीं मम्मी जी, ऐसे ही आपको वहम हो रहा होगा। अरे नहीं, यही सच है। मुझे शीला ने बताया कि उन्हें पहले ही पता चल गया था कि मैं उस हार को लेने के लिए जा रही हूँ, इसलिए शांति ने जानबूझकर ऐसा किया। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता, कोई भी बात होती है वो पहले मोहल्ले वालों को पता कैसे चल जाती है। हाँ मम्मी जी, हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। जैसे आपके बर्थडे का सरप्राइज पहले ही खराब हो गया, पता नहीं आखिर ये सब कैसे हो रहा है। तभी रमेश भी गुस्से में वहां आता है। पता नहीं इन लोगों ने खुद को क्या समझ रखा है। क्या बात है पापा जी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? हाँ जी, क्या हुआ, क्या बात है? अरे वो पवन है ना, उसे पता नहीं कैसे पता चल गया कि मुझे आज भी कार्टून देखना पसंद है। सबके सामने मेरा मजाक उड़ा रहा था। क्या कहा पापा जी, आप आज भी कार्टून देखते हैं? हाँ, ये बात तो मुझे भी आज पहली बार पता चली। हाँ भाई, मैं छुप कर अपने कमरे में देखता था। अब पता नहीं कैसे सारी बातें इन लोगों को पहले ही पता चल जाती है। पूरे मोहल्ले वालों को सब पता रहता है। हो ना हो, मुझे तो हमारी कम्मों पर शक जाता है। अरे लेकिन वो तो हेडफोन लगाकर बस अपने काम पर ही ध्यान देती है। लेकिन मुझे पूरा पूरा शक है मम्मी जी, कुछ भी हो उसके अलावा ये काम और कोई कर ही नहीं सकता। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, उसके अलावा आखिर कोई ऐसा क्यों करेगा। बस अगले ही दिन से दोनों कम्मों पर नजर रखना चालू कर देते हैं।
लेकिन क्या इन सब के पीछे सच में वो थी या कोई और? एक दिन। अच्छा भाभी, मुझे ना आपसे एक और काम था। क्या काम है? जो आप वो डिजाइनर पर्स लेकर आई है ना, मुझे दे दीजिए ना, मुझे पार्टी में जाना है। किस पर्स की बात कर रही हो तुम? भाभी, इतनी अनजान भी मत बनिए, मुझे आप दोनों के बारे में सब पता है। क्या कहना चाहती हो तुम? क्या पता है तुम्हें? आप दोनों मुझसे छुप छुप कर शॉपिंग करने चली जाती हो, पीछे से खुद एंजॉय कर लेती हो, और इतने महंगे महंगे डिजाइनर कपड़े और पर्स ले आती हो, मुझे बताती तक नहीं हो। अरे रिया, तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो हम तुम्हें जरूर बताते। भाभी रहने भी दीजिए, सच्चाई का पर्दाफाश हो चुका है, बाकी टेंशन ना लो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। बस आपका वो ब्राउन वाला डिजाइनर पर्स मुझे दे दीजिए, मेरी ड्रेस के साथ ना बहुत अच्छा मैच करेगा। उसके बाद मैं अपनी जबान पर ताला लगा लूंगी। लेकिन तुम भला किसी को क्या बताओगी? यही कि कैसे आप दोनों पैसे बचाकर ये डिजाइनर पर्स लेकर आई थी। बाकी अगर आपको नहीं देना है तो। नहीं रुको रिया, इतनी भी क्या जल्दी है, मैं अभी लाकर देती हूँ। नेहा रिया को पर्स लाकर देती है। थैंक यू सो मच भाभी। बाकी इस संडे जो मूवी का प्लान बना रही हो ना, मुझे भी इंक्लूड जरूर कर लेना, मैं घर पर ना बोर हो जाऊंगी अकेले। ओके बाय, बाद में मिलते हैं। रिया के जाने के बाद दोनों के चेहरे का रंग ही बदल गया। आखिर रिया को हमारी इतनी सारी बातें कैसे पता है? दीदी, हो ना हो हमें उस कम्मो के खिलाफ पुख्ता सबूत जल्दी ढूंढने होंगे, ऐसे तो वो हमारी सारी पोल पट्टी खोल देगी। अगले पूरे दिन पायल और नेहा कम्मो के ऊपर स्पेशल नजर रखती है। कम्मो रसोई में बर्तन साफ कर रही थी, दोनों रसोई में जाकर बातें करने लगती है। दीदी, वैसे किसी को धोखा देना बहुत गलत बात होती है, हमें इस तरह किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, वरना हमें बहुत बड़ा पाप लगता है। बिल्कुल सही कहा, ये सब करना बहुत गलत होता है। सोच लो, अगर अभी भी कोई ऐसा करता है तो उसे सच स्वीकार कर लेना चाहिए और अपनी आदत को सुधार लेना चाहिए। दोनों बात कर रही थी। कम्मो बर्तन धो कपड़े धोने चली जाती है, वो दोनों भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। सच का पता नहीं कैसा कलयुग आ गया है। हाँ, अब तो सच का पता लगाना बहुत मुश्किल होने वाला है। अरे कोई बात नहीं, कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, एक ना एक दिन चोरी जरूर पकड़ी जाती है। लेकिन दीदी, सिर्फ चोर की दाढ़ी में ही तिनका क्यों होता है? बाकी किसी और की दाढ़ी में भी तो हो सकता है ना। या शायद चोर ही बहुत आलसी होगा, जिसे नहाना बिल्कुल पसंद नहीं होगा। हे भगवान, कहावतों के साथ तुम्हारा बहुत खराब रिश्ता है नेहा। कम्मो साफ सफाई करने चली जाती है। दोनों फिर से उसके पीछे पीछे जाकर बात करती है, जिससे परेशान कम्मो। आज क्या आप मेरे ऊपर निगरानी कर रही है? अरे हम भला निगरानी क्यों करेंगे तुम्हारे ऊपर? यही देखने के लिए मैं ठीक से काम करती है कि नहीं। ना ना, हमें काम के मामले में तुम पर पूरा भरोसा है। तो फिर किस मामले में भरोसा नहीं है? नहीं, सब चीजों में भरोसा है। अभी हम चलते, बाद में आएंगे। दोनों अपने कमरे में जाकर प्लानिंग करती। कल हम ऐसा करेंगे, कम्मो के ऊपर छुपकर निगरानी रखेंगे। इस खलनायक कामवाली को तो हम पकड़ कर ही रहेंगे। हाँ, खलनायक कामवाली की सच्चाई सबके सामने आनी ही चाहिए। अगले दिन जब कम्मो बाहर सामान लेने गई थी, तब दोनों छुपकर उसके ऊपर एक एक पल निगरानी रखती है। घर आने के बाद दोनों छुपकर किचन में झांक रही थी। कम्मो का रसोई में नहीं है, पता नहीं कहाँ गई। तभी कम्मो पीछे से आती है। क्या हो रहा है इधर? उसके बोलने पर दोनों डर जाती हैं। अरे तुमने तो हमें डरा ही दिया। मेरे को सब पता है क्या चल रहा है इधर, मेरे ऊपर निगरानी रखती है आप। नहीं तो ऐसा नहीं है। अरे रहने दो मेम साहब, मैं कहने को आई थी, मैं 3 दिन की छुट्टी पर है, मेरे को किसी काम से बाहर जाने का है। अच्छा ठीक है। कम्मो चली जाती है। आज तो बाल बाल बच गए। हाँ, जब कुछ दिन कम्मो घर पर नहीं थी, हमारे आज के प्लान के बारे में किसी को पता नहीं चल पाएगा। चलो दीदी, आज आराम से रितु के घर जाएंगे और किटी पार्टी करेंगे। दोनों अपनी सहेली रितु के घर किटी पार्टी करने जाती है। शाम को घर लौटती है, तब रास्ते में। अब बताओ किटी पार्टी कैसी रही तुम्हारी? किटी पार्टी तो अच्छी थी आंटी जी, लेकिन आपको कैसे पता चला? अच्छा, मम्मी जी ने बताया होगा। नहीं, कमला से मेरी बात कहाँ होती है। तो फिर आपको कैसे पता? आजकल तो कम्मो भी घर पर नहीं है।
अरे कम्मों का क्या लेना देना, वो तो किसी से बात तक नहीं करती, बस अपने काम में लगी रहती है। तो फिर आपको सब बातों का पता कहाँ से चलता है? तुम दोनों अभी तक समझ नहीं पाई, कितनी भोली हो। अरे घर पर नजर किसकी रहती है, जरा ध्यान से सोचो। फिलहाल मैं तो चली, बाद में मिलूंगी। दोनों घर जाकर कड़ा सोच विचार करती है। अगर ये काम कम्मों का नहीं है तो आखिर किसका हो सकता है? हाँ दीदी, फिलहाल तो कम्मो भी घर पर नहीं है, फिर भी सबको सब पता चल रहा है। साथ ही आज तो शीला आंटी ने खुद ही कह दिया कि कम्मो किसी से बात तक नहीं करती। हाँ, और उन्होंने हमें इशारा दिया है कि घर पर आकर किसकी नजर रहती है। इसका मतलब ये किसी अंदर वाले का ही काम है, यानी कोई हमारे परिवार का ही सदस्य है जो ये सब कर रहा है। लेकिन परिवार में ऐसा कोई कौन हो सकता है? अब यही तो पता लगाना है। जरा सोचो, घर में सबसे ज्यादा नजर किसकी रहती है? दोनों बहुत ध्यान से सोचती है और तभी अपने कैमरे की तरफ देखकर अचानक उन्हें याद आता है। हाँ, मैं समझ गई, ये कौन कर सकता है। आने तो शाम को, फिर उनकी खैर नहीं। कुछ दिन निगरानी रखने के बाद मम्मी जी, हमें पता चल गया कि हमारी बात बाहर मोहल्ले तक कैसे पहुंचती थी। बताओ, मुझे भी कैसे पहुंचती थी, मुझे भी तो पता चले। हाँ भाई, कौन है इन सब के पीछे? इन सब के पीछे हमारे ही घर का सदस्य है, आरव भैया। क्या कहा, आरव? हाँ, मैं जानती हूँ, वो बहुत बड़ बोला है, उसके पेट में कोई बात नहीं पचती। लेकिन आजकल उसे हमारी हर छोटी छोटी चीजों की खबर कैसे हो जाती है? अरे मम्मी जी, आपको याद है ना, हमारे घर में कैमरे लगवाए थे, तो ये उनमें सब कुछ देख लेते हैं और उनको सारी बातें पता चल जाती है और बाहर जाकर सब कुछ बोल देते हैं। अच्छा, तभी मैं सोचूं मुझे मेरे ही घर की खबरें बाहर से क्यों मिलती थी। हाँ, और अब तक हम बेचारी कम्मों को इन सब का दोषी मानते थे। उसे तो हमने खलनायक का टैग भी दे दिया था। वही तो, हमें लगा हमारी काम वाली ही खलनायक है। बताओ, खोटा सिक्का तो हमारा ही है। घर का भेद ही लंका ढाए। बेचारे कम्मों पर कितना शक किया हमने। अब हम सब सावधान रहेंगे। इस तरह उनकी मिस्ट्री सॉल्व हो जाती है और जिसे वो खलनायक काम वाली समझ रहे थे, वो एक आम काम वाली थी। अरे आजकल मेरे फोन में कैमरा क्यों नहीं चल रहा? अजीब मुसीबत है। भैया, घर वालों ने सॉल्यूशन निकाल लिया है। किस चीज का? प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए उन्होंने ऐसा किया। फिलहाल हम चलते हैं, इतना मत सोचिए आप। तानिया की नई नई शादी हुई थी। वो एक इंडिपेंडेंट लेडी थी। वो अपने आप को हमेशा ही बहुत स्ट्रांग और हर जगह अपने आप को आदमियों के बराबर ही समझती थी। उसे अपना एक दायरा पसंद था और वो हर किसी को अपने जिंदगी में दखल अंदाजी दी ये पसंद नहीं करती थी। बहू, आज बाई नहीं आएगी तो थोड़ा सा काम में मदद करवा दे। माँ जी, मेरी शादी हुए अभी 10 दिन भी नहीं हुए और आप मुझसे काम करवाने के लिए कह रही हैं? अरे बेटा, अब मजबूरी में कह रही हूँ। सुबह से काम करते करते मैं भी तो थक गई हूँ। खाना बनाने वाली भी छुट्टी पर है 1 हफ्ते से। तो माँ जी, खाना तो हम बाहर से भी मंगवा सकते हैं, और आपने मुझे ऑफिस जाने के लिए तो मना कर दिया कि अभी शादी हुई है, मेहंदी लगी है, और घर में झाड़ू पोछा करने के लिए बोल रही हो। क्या बात है? अरे बेटा, बाहर जाकर काम करना और घर में काम करना 2 अलग बात है। हाँ, मतलब दिखावे के लिए नई बहू को घर में रखो और फिर घर में खूब काम करवाओ। मैं कोई बाई हूँ क्या? जब शांता को लगने लगता है कि बहू हाथ नहीं बटाने वाले काम में, तो वो चुप हो जाती है। तानिया भी अंदर चली जाती है। शाम को जब रवि आता है तो तानिया उससे कहती है, देखो रवि, अब 10 दिन के आसपास हो गए हैं शादी को। अब मुझे ऑफिस जाना है। घर पर रही तो सारा दिन बस यही झाड़ू पोछा बर्तन करती रहूंगी। हाँ, चली जाना ऑफिस, पर ये तो कोई बात नहीं हुई कि घर पर काम करना पड़ेगा। घर तुम्हारा ही तो है, घर का काम तो करते ही है ना सब। तानिया मुंह बनाकर सोने चली जाती है। अगली सुबह बहुत जल्दी तानिया की सास बर्तन मांजने लगती है, जिससे उसकी नींद खुल जाती है। क्या है माँ जी, आप इतनी सुबह बर्तन मांजने लगी? मेरी नींद आधे में खुल गई। अब सारा दिन मेरे सर में दर्द होता रहेगा। तो फिर मैं कब करूं काम? अभी रवि को भी ऑफिस जाना है, उसके लिए बर्तन तो चाहिए ना, खाना तो बनेगा ना उसके लिए। वो कमाता है सबके लिए, इतनी मेहनत करता है सारा दिन। है? ये क्या बात हुई? तो इसका मतलब जो कमाता है बस वही आराम से सो सकता है, खा सकता है, बाकी लोग सब बेकार है? मतलब मेरी कोई कीमत ही नहीं है इस घर में?
अरे बेटा, तुम बात को कहाँ से कहाँ ले जा रही हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मेरा मतलब था कि हम घर पर हैं, बाद में भी सो सकते हैं ना, कुछ भी खा सकते हैं, ये मतलब था। रसोई से इतनी आवाजें सुनकर रवि उठकर आता है। क्या हुआ तानिया इतनी सुबह सुबह? मुझे पता था तुम बीच में बोलोगे जरूर। अरे तो इतनी जोर जोर से आवाजें आ रही है, नींद खुल गई तो आ गया। अरे छोड़ बेटा, तुझे ऑफिस जाना है तो अपने टाइम से नाश्ता करके निकल। तानिया बड़बड़ करती हुई कमरे में चली जाती है। हाँ, बस इनका राजा बेटा घर चलाता है ना, मैं तो फालतू हूँ यहाँ पर। रवि के ऑफिस जाने के बाद वो भी तैयार होकर अपनी सहेली से मिलने चली जाती है। मैं तो यार अभी से दुखी हो गई हूँ, अपनी सास से पता नहीं आगे कैसे चलेगा। यार घर की काम तो हम भी करते हैं और तुम्हारी तरह सारा दिन सास पीछे पड़ी रहती है। मैंने तो आते ही डिश वॉशर लगवा दिया था अपने पति से कहकर, बहाना बना दिया हाथों में एलर्जी हो जाती है। हाँ यार, ये आइडिया सही है। और कुछ टिप्स दे देना ताकि मैं ससुराल में शांति से रह सकूं। अरे टिप्स तो मेरे पास इतनी है कि पूछो मत। एक काम और करना, जैसे ही रवि का आने का टाइम हुआ करे ना, कोई ना कोई काम लेकर बैठ जाया करना। बस बाकी काम अपने आप हो जाएगा। तानिया घर आती ही वो सब करने लगती है जो रीना ने बताया था। अरे वाह, ये बेडशीट तो बहुत सुंदर लग रही है, कितने दिन से पुरानी ही बिछी हुई थी। हाँ बस तो सुबह से यही साफ सफाई में तो लगी हुई हूँ, इतना थक गई हूँ मैं। रवि को भी लगता है कि चलो आज इसने माँ का हाथ बटाया है काम में, वो थोड़ा शांति में होता है। तभी शांति देवी अपने घुटने पकड़ती हुए इसके पास आती है। क्या हुआ माँ? अरे कुछ नहीं, बाई नहीं आ रही है ना, तो बस साफ सफाई वगैरह करते करते थक जाती हूँ। हाँ पर आज तो तानिया ने आपके काम में हाथ बटाया था ना, वो भी तो सुबह से लगी हुई है। ये सुनकर शांता एकदम से सक पका जाती है, क्योंकि तानिया तो सुबह से घर में थी ही नहीं, पर वो अपने बेटे के लिए चुप रहती है क्योंकि वो थका हुआ आया होता है। रवि अब बस बहुत हुआ, मुझे कल से ऑफिस जाना है। मैं ऐसे सारा दिन घर में नहीं पड़ी रह सकती। इस घर के लोगों की ये मानसिकता है कि जो घर में रहता है, काम नहीं करता है, कमाता नहीं है, उसकी कोई इज्जत नहीं होती, उसे आराम का कोई हक नहीं है। अच्छा, ऐसा किसने कहा तुमसे? अरे कहा किसी ने नहीं, पर समझ में आता है ना। उनकी बहस चल रही थी तभी वरुण बाहर से खेल कर आता है। माँ भूख लगी है, कुछ खाने को बना दो। तानिया का फिर मुंह बन जाता है। जाओ दादी से बोल दो कुछ बना देंगी, मैं सारा दिन कितना काम करूं। दादी आराम कर रही है, मुझे बहुत भूख लगी है। तानिया फिर बड़बड़ करने लगती है। हाँ बस घर पर रहो तो यही सब करते रहो, जैसे कि कोई पैसे दे रहा है मुझे ये सब करने के लिए। मेरे पापा ने इसीलिए इस घर में शादी करवाई थी ना कि बाई बनकर रह जाऊं और चूल्हा चौका करती रहूं। अरे अपने बच्चे के लिए कुछ बनाने में तुम बाई थोड़ी ना बन जाओगी, ये तो बहुत ही बेसिक चीज है। वो एक चीज ही तो बनाने को बोल रहा है, बना दो, उसमें क्या इतना चिक चिक करने लगती हो। तानिया कुछ अजीब सा बनाकर अपने बेटे को दे देती है जो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर उसकी दादी ही उसके लिए उठकर अच्छा सा बनाकर लाती है, जिसकी तारीफ वो अपनी माँ के सामने कर देता है और तानिया और चिढ़ जाती है। एक तो बनाओ फिर भी इनकी बातें सुनो, नौकर बनाकर छोड़ा हुआ है। और तानिया भी बिना खाए पिए मुंह बनाकर सो जाती है। अगले दिन वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाती है। माँ जी मेरा भी खाना बना देना, आज से मैं भी ऑफिस जाऊंगी। अरे तुमने रात को नहीं बताया, मैंने तो कोई तैयारी भी नहीं करी है। अरे तो कोई बात नहीं ना, आपने जो रवि के लिए बनाया है वो मुझे दे दीजिए, वो कैंटीन में खा लेगा। अरे नहीं नहीं, उसे कैंटीन का खाना अच्छा नहीं लगता, वो तो घर का बना ही खाएगा, तुम कैंटीन में खा लो ना। माँ जी मैं भी कमाने ही जा रही हूँ, मैं भी घर का ताजा खाना ही खाऊंगी। तानिया रवि के लंच बॉक्स का आधा खाना अपने लिए ले जाती है और सास कुछ नहीं कह पाती। वो उसे बस देखती रह जाती है कि किस तरह उसकी बहू हर समय अपने पति से अपनी तुलना करती है। शाम को रवि और तानिया ऑफिस से आते हैं। तानिया शाम को ही आ जाती है, रवि को आते आते रात हो जाती है। तानिया आज तुम्हारी ननद शीतल और दामाद जी खाने पर आ रहे हैं, अभी बस थोड़ी सी पुरिया तलवा दो, बाकी तो कर लिया है मैंने। माँ जी मैं भी तो अभी अभी आई हूँ ऑफिस से। हाँ बेटा मुझे पता है, देखो मैंने तुम्हारे लिए चाय भी बना कर रखी है,
चाय पी लो फिर आ जाना रसोई में। हाँ, शांता पूरी कोशिश कर रही थी कि उसकी बहू को कोई परेशानी ना हो, पर तानिया की ये बार बार अपने आप को अपने पति से कंपेयर करने की आदत और घर का काम करने में छोटा महसूस करने वाली फीलिंग उसके मन से जा ही नहीं रही थी। चाय पीकर वो रसोई में जाने की जगह कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर में रवि आता है, वो भी चाय पी लेता है। चलो बाजार चलते हैं, दीदी आ रही है ना, कुछ सामान भी लेना है। अरे वो अभी अभी ऑफिस से आया है, थोड़ा तो आराम करना तो उससे। सब तो हो गया है, क्या लाना है मार्केट से? माँ जी ऑफिस से तो मैं भी आई हूँ, आपने मुझे तो ऐसे बुला लिया है रसोई में जैसे कि मुझे ये सब काम करने के कोई पैसे मिलते हैं, या मैं कोई नौकर हूँ जो सारा दिन काम ही करती रहूंगी। तुमने ये फिर नौकर नौकर बोलना चालू कर दिया, क्या चक्कर है? तुमने अपने घर में कभी कोई काम नहीं किया था क्या? वहां भी तुम हर बात में नौकर नहीं हूँ नौकर नहीं हूँ ऐसा बोला करती थी। अपनी मम्मी की कभी कोई मदद नहीं करवाती थी। मेरी मायके को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। माँ जी इतनी सारी पूरियां बनाने को बोल रही है, मैं कैसे करूंगी? आप लोग तो मुझसे ऐसे काम की अपेक्षा रखते हैं जैसे कि मुझे कोई पैसा दिया जा रहा है इतना काम करने का। मेरे लिए एक पूरी मेकर मंगवा दो अभी ब्लिंकिट से, तभी बना पाऊंगी इतनी पूरियां। अरे भाई रवि, तू रहने दे, मैं खुद ही कर लूंगी। मार्केट जाने की भी कोई जरूरत नहीं है, इतनी किटकिट करने से अच्छा है खुद ही कर लो काम। इतनी पूरियां अभी किसी खाने वाले से बनवाते ना तो वो इस काम की कम से कम 2000 लेती। तो तुम भाई थोड़ी ना हो घर की, तुम बहू हो, मालकिन हो, जैसे रहना है रहो। घर के काम गिनवाना और ये हर समय अपने आप को नौकर बोलना शोभा नहीं देता। तुम बता दो क्या चाहती हो तुम? इतनी ही देर में ब्लिंकिट वाला पूरी मेकर लेकर आता है। तानिया उसी से पूरियां बनवाती है। पूरा समय उसका मुंह फुला रहता है। सब खाना खाकर चले जाते हैं। शांता रसोई में बर्तन मांजने चली जाती है। अरे माँ क्यों बर्तन कर रही हो? अब तो भाई आ गई है ना। कांच के कर लेती हूँ बेटा, वो तोड़ देती है। मैं एक परमानेंट सोल्यूशन बताऊं बर्तन के लिए? एक डिश वॉशर ले लेते हैं, बार बार बर्तन करने ही नहीं पड़ेंगे। अरे वो तो 50,000 के आसपास का आता होगा ना। हाँ माँ, इतने का तो आता ही है, पर कोई बात नहीं, आराम हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है, रहने दो। तानिया फिर बड़बड़ करने लगती है। पहले इतना सारा खाना बनाया, अब ये बर्तन भी मांजो। भाई मुझसे नहीं होता इतना काम, ये माँ बेटा देख लेंगे अपने आप। इतना कहकर वो जल्दी से सोने चली जाती है। फिर उसका बेटा आता है। मम्मी मुझे वो सब्जी अच्छी नहीं लगी, आप मेरे लिए पास्ता बना दो। वरुण मैं थक गई हूँ, मुझसे नहीं होगा, पापा बना देंगे, उनसे बोल दो। पापा बना देंगे? अरे उसे ऑफिस भी तो जाना है सुबह, जब से आया है काम में ही तो लगा हुआ है। माँ जी ऑफिस मुझे भी जाना है और मैं भी गई थी, पैसा तो मैं भी कमा रही हूँ। मेरा तो इतना कोई नहीं सोचता कि बाइयों की तरह काम कर रही हूँ पूरा दिन। इससे तो अच्छा हम एक खाने वाली बाई ही रख लेते हैं। और हाँ, मैं ये कपड़े से पोछा नहीं लगा सकती, मुझे मॉप चाहिए। मैं बाई थोड़ी ना हूं जो उनकी तरह काम करूं। इतना समय हो गया था रवि को बार बार तानिया के मुंह से ये सुनते सुनते, मैं बाई नहीं हूं, मुझे पैसे नहीं मिलते। अब उसका सब्र का बांध टूट गया। वो बहुत ही गुस्से में उठा। तानिया क्या चाहती हो? अरे बल्कि रुको, मैं बताता हूँ क्या करना है। अब से तुम्हें हर काम जो तुम करती हो ना उसके पैसे मिलेंगे। तुम्हें यही लगता है ना कि घर के काम बहुत ज्यादा होते हैं और कोई करता तो पैसे लेता, तो ठीक है भाई, अब से ऐसा ही चलेगा। अगर कोई चीज ठीक से नहीं हुई तो उसके पैसे भी कटेंगे। जीना मुश्किल करके रखा है तुमने, अब इसका यही हाल है। इस बार तानिया कुछ नहीं बोल पाती। रवि इतने ज्यादा गुस्से में था। अगली सुबह रवि तानिया को कहता है कि अपने लिए ऑफिस का और सबके लिए घर का खाना बना दो। मैं बनाऊं? हाँ तो तुम ही बनाओगे अब से, और चिंता मत करो, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। तुम्हारा यही व्यू पॉइंट है ना कि अगर पैसे मिले जैसे बाइयों को मिलते हैं तभी काम होगा, वरना तुम्हें लगता है घर का काम करने से इंसान छोटा हो जाता है। तब से यही सही। तानिया शुरू शुरू में अकड़ में काम करने लगती है, सबके लिए खाना बना देती है और रवि सच में उसे कुछ पैसे भी देता है, जिसे पाकर वो थोड़ा खुश होती है और बिना कुछ एहसास किए ऑफिस चली जाती है। शाम को, रवि मेरे लिए कॉफी बना दो ना। अरे मैं काम कर रहा हूँ ऑफिस का,
तो मैं भी तो कर रही हूँ ना, मैं भी थक गई हूँ। तुम बना लो और मेरे लिए भी बना देना, और इसके अच्छे पैसे भी मिलेंगे। हाँ, तानिया उठकर कॉफी बनाने चली जाती है और रवि उसको अच्छे पैसे देता है। इतनी ही देर में उसका बेटा वरुण उससे सैंडविच बनाने को बोलता है। ओफो, क्या मुसीबत है, काम ही खत्म नहीं होता। मम्मी पैसे ले लेना पापा से। तुम ज्यादा मत बोलो। वो अपना कॉफी सैंडविच बनाकर वापस आकर बैठ जाती है। थोड़ी देर में अपनी फ्रेंड से शॉपिंग के लिए चलने को बोलती है। वापस शॉपिंग? उस दिन तो गए थे, कोई लॉटरी लगी है क्या? अरे मिलकर बताती हूँ ना, मेरा साइड बिजनेस चालू हो गया है। तानिया और मोना मिलते हैं और तानिया उसको बताती है कि उसके पास पैसे कैसे आ रहे हैं। हे भगवान तानिया, तुम तो बिल्कुल ही बेवकूफ हो। ऐसा कोई करता है क्या? अपने घर के काम तो हम भी करते हैं, ऐसे कोई पैसे लेता है क्या? अरे तो क्या मैं सारा दिन काम करने के लिए आई हूँ यहाँ, कि काम खत्म ही नहीं होता? कभी किसी को ये चाहिए, कभी बाई नहीं आई, कभी कपड़े नहीं धुले। क्या ये लोग मुझे पैसे दे रहे हैं? मेरे पापा ने इसलिए शादी की थी कि मैं काम ही करती रहूं पूरा दिन। हे भगवान तानिया, अभी तुम कैसे बात करती हो? एक बात बताओ, घर में किसी चीज की कमी है? रवि तेरा ध्यान नहीं रखता या परेशान करता है? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई मुझसे मेरे पैसे भी नहीं लेता। तुमने अपने बेटे के लिए खाना बनाने के पैसे लिए? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अब तानिया को कुछ बात समझ में आती है। वो घर चली जाती है। अगली सुबह वो फिर रसोई में जाती है। मम्मी कल सैंडविच बिल्कुल अच्छा नहीं बना था, मैंने पापा से कह दिया आपके पैसे काटने के लिए। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बात सुनकर तानिया को बुरा लगता है, पर अब असल में वो खुद अपनी ही बातों में फंस चुकी थी। रवि उसको पैसे काट कर देता है तो वो इस बार थोड़ा हिचकिचा कर लेती है। थोड़ी देर में वो देखती है कि रवि सर दर्द की दवाई ढूंढ रहा है। वो उसके पास जाती है। क्या हुआ, आज ऑफिस नहीं जाना क्या? नहीं, तबीयत ठीक नहीं है। सर दबा दूं तुम्हारा, सूप भी बना देती हूँ। अरे नहीं, रहने दो, अभी तुम इन सबके पैसे मांगोगी क्यों? ये तो एक्स्ट्रा काम हो गया ना तुम्हारे लिए, और मेरे पास अभी पैसे नहीं है, एटीएम से लाने पड़ेंगे। तुम रहने दो, तुम वो कर लो जो तुम करना चाहती हो, मैं अपना देख लूंगा। तानिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचती है उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। आज उसका पति बीमारी में भी उससे ऐसे बात कर रहा है। रवि अपनी माँ को ही आवाज लगाता है। वो उसके लिए पहले से ही सूप बनाकर ले आती है और दवाई भी देती है। रवि तानिया की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। उसे समझ में आ चुका था उससे कितनी बड़ी गलती हो चुकी थी। कुछ दिन तानिया गुमसुम हो जाती है। वो ये सब इतना सोचती है कि बीमार हो जाती है। उसके बीमार होते ही सब उसकी सेवा में लग जाते हैं। लाओ मम्मी, पैर दबा दूं। उसकी सास उसके लिए भी सूप बनाकर लाती है और रवि दवाइयां और फ्रूट्स लेकर आता है। ऑफिस से छुट्टी लेता है। आप सब मेरे लिए इतना मत करिए, मुझे अजीब लग रहा है। अरे अजीब क्या है इसमें, हम सब एक परिवार का हिस्सा है। अगर किसी को हमारी जरूरत है तो हम रहेंगे ना उसके साथ। बात बात में उसे पैसे का ताना थोड़ी ना देंगे। इतना कहकर सब बाहर आ जाते हैं। तानिया को समझ में आ चुका था कि उससे कितनी भारी भूल हो चुकी थी। निशा शहर की रहने वाली थी और अक्षत गांव का रहने वाला। अक्षत अपनी पढ़ाई पूरी करने शहर आया था और कॉलेज में ही निशा और अक्षत को प्यार हो जाता है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। अपना ससुराल गांव में होगा, इस बात की चिंता निशा को हर पल सताई जा रही थी, लेकिन फिर भी अपने दिल पर पत्थर रखकर और मन को मारकर वो गांव चली जाती है अक्षत के साथ, जहां उसकी सास सरोज और ससुर जी सुरेंद्र होते हैं। पहले दिन निशा अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी करने के लिए चूल्हा फूंक फूंक कर खाना बना रही थी। ओफो, ये चूल्हा फूंक फूंक के खाना बना करना, मैं 2 दिन में ही हॉस्पिटल में भर्ती हो जाऊंगी। यार, कितनी गंदगी है इस गांव में। तबेला तो बगल में ही है, 24 घंटे गोबर का एयर फ्रेशनर रहता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे मैंने कोई गलती ही कर ली है अक्षत के साथ शादी करके। लेकिन क्या करूं, प्यार सभी को अंधा बनाकर ही दम लेता है।
जैसे तैसे निशा खाना पका लेती है और वो सभी को खिलाती है। वाह वाह, क्या स्वाद है निशा बहू। तुम हो तो शहर वाली, लेकिन उसके बावजूद भी इतना अच्छा खाना बना लेती हो। बहुत अच्छे गुण है बेटा तुम में। हाँ बहू, तुमने ये जो खीर बनाई है ना, ये सरोज से भी काफी अच्छी बनाई है। वरना सरोज तो बस दूध और चीनी मिलाने में कंजूसी करती रहती है। अच्छा जी। निशा को गांव में रहने में काफी दिक्कतें आती थी। कुएं से पानी निकालना, गाय से दूध निकालना, पंखे और एसी की कमी और कई चीजें उसके इस बर्ताव की वजह थी। एक दिन गुस्सा होकर वो तय करती है, बस बहुत हुआ, अब मैं और नहीं रह सकती इस जंगल में। इरिटेट हो रहा है मुझे अभी। लेकिन मैं करूँ भी तो क्या करूँ? ना मैं अक्षत को छोड़ सकती हूँ और ना ही इस परिवार को। आइडिया, अब यही पैंतरा आजमाना होगा मुझे। वो कहते हैं ना, घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। अब मैं इस तरह इन सबको डराऊंगी कि ये सब डर के मारे ये गांव छोड़कर शहर में रहने चलेंगे। मैं अपना पूरा 100% दूंगी इस टास्क में। निशा रात में जब सभी सो जाते हैं, तब बाल आगे रख, भूत या मेकअप करके और सफेद साड़ी पहनकर हाथ में मोमबत्ती लिए अपनी सास सरोज के कमरे में आती है। निशा जानबूझकर घुंघरू बजाती है और उन घुंघरू की गूंज से सरोज अचानक से जाग जाती है। जब वो निशा को अपने सामने खड़ी देखती है तो डर के मारे जोर से चिल्लाती है, बचाओ, भूत भूत। मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी, एक एक की जान जाएगी। तुम लोगों ने इस घर में रहकर बहुत गलत किया, चले जाओ यहाँ से। ये मेरी जगह है, ये मेरी अमानत है। अगर नहीं गए तो इसका अंजाम मौत से बदतर होगा। सरोज की चीख सुनकर अक्षत और सुरेंद्र वहां भागे दौड़े आते हैं, लेकिन तब तक निशा वहां छुपकर स्प्रे से धुआं फैलाकर चली जाती है ताकि सरोज को लगे कि वो हकीकत में गायब हुई है। क्या हुआ माँ? अब चिल्ला क्यों रही हो इतना? कोई बुरा सपना देखा है क्या आपने? सरोज, ये पूरे कमरे में इतना धुआं कैसे? वो चुड़ैल आई थी, कह रही थी कि ये उसकी जगह है और हमें यहाँ से जाना होगा, वरना उसका अंजाम मौत से भी बदतर होगा। इतना कहकर धुएं के साथ वो अचानक से गायब हो गई। माँ, लगता है आपने कोई बहुत ही बुरा सपना देखा है। अब तक उस नुक्कड़ के बरगद की चुड़ैल का खौफ फैलाती थी आप, अब तो घर में ही चुड़ैल आ गई। एक काम कीजिए, आप ये लीजिए, पानी पीजिए और चुपचाप आंखें बंद करके सो जाइए। तभी निशा वहां पर गर्मा गर्म चाय लेकर आती है। पानी क्यों? माँ जी को चाय बहुत पसंद है ना, ये लीजिए, आप ये पीजिए। मैंने सब सुन लिया है और फटाफट आपका डर शांत करने के लिए चाय भी बना दी। लेकिन मेरा यकीन मानो, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। सरोज, तुम्हें जरूर कोई वहम हुआ होगा। भूत प्रेत आत्मा चुड़ैल ये सब किताबी और काल्पनिक बातें हैं। सरोज के कहने पर कोई उस पर जरा भी विश्वास नहीं करता और इस तरह सब सो जाते हैं। अगले दिन निशा गांव में एक आदमी को कुछ पैसे देती है और उससे कहती है, अच्छे से काम हो जाना चाहिए। मेरे घर वाले इतने डरने चाहिए कि उनका कलेजा कांप उठे। ओके मैडम, मैं और मेरे नाटककार दोस्त रात को भूत बनकर आपके घर में आ जाएंगे। रात में आदमी भूत या भेष में आकर सुरेंद्र के कमरे के ऊपर की अलमारी पर बैठ जाता है और हंसता है। ये देखकर सुरेंद्र की रूह कांप उठती है और वो तुरंत दुम दबाकर निशा और अक्षत के कमरे में भागता है। भूत, बचाओ बचाओ। जितना भागना है भाग ले बुड्ढे, अब तुझे मेरे चंगुल से कोई नहीं छुड़वा सकता। सुरेंद्र भागता है और देखता है कि हॉल में हर जगह कंकाल लटक रहे हैं। सरोज भी डर के मारे उठ जाती है।
सुरेंद्र को देखकर अक्षत और निशा भी झट से उठ जाते हैं। क्या हुआ पापा, आपने भी भूत देख लिया क्या? हाँ बेटा, हॉल में है वो भी। क्या? ओह माय गॉड, भूत! अक्षत, हम सबको बचाओ अक्षत। माँ जी, अक्षत, माँ जी अपने कमरे में अकेले होंगे। सभी सरोज के कमरे की ओर भागते हैं और देखते हैं कि सरोज तो हॉल में बेहोश पड़ी है और हॉल में कई सारे कंकाल लटके हुए हैं और लाइट भी बंद चालू हो रही है। खिड़कियां जोरों से खुल रही हैं, बंद हो रही हैं, तेज हवाएं भी जारी है और भूतों के रोने की और हंसने की आवाजें आ रही हैं। आदमी भूत के भेष में सबके सामने आता है। तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ, ये मेरी और मेरी बीवी चंद्रिका की जगह है। यहाँ और कोई नहीं रह सकता, कोई भी नहीं। इसलिए ये जगह ही क्या, तुम्हें अब इस गांव को छोड़कर जाना होगा। अगर इस गांव में दोबारा दिखे तो अपनी जान खो बैठोगे खामखा। ये सब कहकर वहां पर धुआं फैल जाता है और सभी कंकाल और भूत वहां से एक पल में गायब हो जाते हैं। मन ही मन निशा कहती है, वेरी गुड, मान गई इन लोगों की सेटिंग को। अगली सुबह सभी घर वाले चिंतित और घबराए हुए रहते हैं। सरोज की तबीयत भी ठीक नहीं होती है। मैंने तो कभी अपने बुरे सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे ससुराल पे भूतों का साया मंडराएगा। अगर हम एक और रात यहाँ और इस गांव में रुके ना, तो फिर तो हमारी लाश ही मिलेगी। ऐसा मत बोलिए माँ। अक्षत, कुछ तो कर, ये घर शापित है और रात होते ही वो भूत जाग जाते हैं। हमें सूरज ढलने से पहले यहाँ से अपना बोरिया बिस्तरा लेकर रफू चक्कर होना होगा। क्यों ना हम शहर चले? अक्षत, तुम्हें याद है हमारी कॉलेज की सुनैना, वो एक हाउस ब्रोकर है। वो हमें अच्छी और कम दाम में एक सुंदर सा घर भी दिला देगी। हाँ निशा, अब शहर में सेटल होने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। मुझे तो अब तक यकीन नहीं हो रहा कि हमारा सामना भूतों से हुआ। अब तक मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं उनके जिक्र करते हुए भी। पूरा परिवार अपना सारा सामान बांधकर घर को ताला लगाकर गांव से शहर आ जाता है और शहर में एक नया घर लेकर वो सब उसमें रहने लगते हैं। निशा की खुशी तो मानो 7वें आसमान पर होती है। वो हर पल खुशी से झूमने लगती है। हाश, अब जाकर मन को राहत मिली है, वरना उधर गांव में तो मानो आधी जान घबराहट से ही निकली जा रही थी। निशा बहू, कुछ अच्छा सा बनवा लाओ ना, जोरों की भूख लगी है। हाँ निशा, और सुनो, हम कल घर में सत्यनारायण की पूजा भी रखेंगे। मम्मी जी और पापा जी को इनविटेशन दे दी है मैंने। वाओ, दैट्स ग्रेट। अगले दिन घर में सत्यनारायण की पूजा रखी जाती है, जिसमें निशा के माता पिता सुषमा और प्रमोद भी आते हैं। रसोई में चुपके से निशा अपनी माँ सुषमा से बात करती है। लेकिन निशा, तू और तेरे ससुराल वाले ऐसे अचानक कैसे आ गए यहाँ पर? कहीं तूने कोई चालाकी तो नहीं की ना? अब भी ना, सच में मेरा चेहरा पल की झपकते ही पढ़ लेती है। हाँ, मैंने ही ये पूरा नाटक रचाया और सबको डराकर बेवकूफ बनाकर यहाँ ले आई। क्या? आर यू मैड निशा? हुआ यूं कि निशा सुषमा को सारी कहानी बताती है कि कैसे उसने सबको झूठ मूठ के जाल में फंसाया। सरोज ये सब रसोई के बाहर खड़े होकर चुपके से सुन लेती है और फिर बाद में हॉल में सबके सामने आकर कहती है, निशा बहू, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? क्या सब करते हुए माँ जी? सरोज सबके सामने निशा की पोल खोलती है और निशा की करतूतों को सुनकर सभी हैरान और दंग रह जाते हैं। निशा, ये तुमसे एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। अगर ऐसा ही था तो तुम हमें खुशी खुशी बोलती तो हम खुशी खुशी शहर चले आते। झूठ, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि आप लोगों को गांव ही पसंद है। मैंने जो कुछ भी गलत किया, लेकिन उसके पीछे मेरी भी साइड से कोई सोचो। मुझे बस शहर में ससुराल चाहिए था, ना कि गांव में। बस,
बहुत झेल लिया तेरी वजह से हमने। अब तेरा फैसला हम लेंगे, तेरी अग्नि परीक्षा हम लेंगे। अब निशा की इस गलती का क्या होगा अंजाम, जानने के लिए जुड़े रहिए इस कहानी से।